हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का लोयल क्लासेस पे स्वागत करता हूं और नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल को आप सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है या फिर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं करा है तो फटाफट से ऐसा कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार डेली क्लासेज उसके साथ साथ न्यूज़ नोटिफिकेशन आप सब तक के लिए यहाँ पर पहुँचेगी। आज इस वीडियो में हम सब बात करेंगे एनएचएम हरियाणा में सीएचओ का एडमिट कार्ड आ चुका है और हम लोग लगातार मैथ रीजनिंग की क्लास कर रहे हैं। जीके के भी यहाँ से 7-8 क्वेश्चन पूछे जाने हैं जो मोस्ट प्रोबेबली जिनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम सब डिस्कस करने वाले हैं। एनएचएम सीएचओ जो कि आप सबका 29 को एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग। सबसे पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी 1915, 16, 17 या फिर 1918। इन सभी में आंसर छिपा हुआ है। 1915 जो है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि 1915 में महात्मा गांधी को अंग्रेजों की तरफ से केसर हिंद की उपाधि दी गई थी। तो ये भी पॉइंट पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को अंग्रेजों की तरफ से केसर हिंद की उपाधि कब दी गई थी, तो 1915 आंसर कीजिएगा। 1916 आता है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना करी थी, तो ऑप्शन बी जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। साबरमती आश्रम की स्थापना करी कहाँ पे थी दोस्तों, तो अहमदाबाद में। अहमदाबाद में जो है महात्मा गांधी ने 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना करी थी। 1917 भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहली बार महात्मा गांधी ने बिहार में सत्याग्रह का इस्तेमाल करा था। बिहार में सत्याग्रह का प्रयोग महात्मा गांधी ने ये सबसे पहली बार हुआ था। चंपारण सत्याग्रह नाम आप सबने सुना होगा। इससे पहले महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह का इस्तेमाल करा था, लेकिन भारत में सबसे पहले 1917 में बिहार के चंपारण में सत्याग्रह का इस्तेमाल होता है। वर्ष 1918 है। 1918 में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो महात्मा गांधी जी से आप सबको ध्यान रखना है। सबसे पहला, अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में, अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी। अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में महात्मा गांधी ने सबसे पहली बार भूख हड़ताल की थी। ये कब की बात है? 1918 में। और दूसरा, 1918 में ही महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा में कर नहीं आंदोलन भी चलाया था। कर नहीं आंदोलन, ये दोनों पॉइंट 1918 के हैं। कर नहीं आंदोलन। 1915 केसर हिंद की उपाधि। 1916 अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना। 1917 पहली बार चंपारण बिहार से सत्याग्रह का प्रयोग किया गया। 1918 अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में भूख हड़ताल और गुजरात के खेड़ा से कर नहीं आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट पे आते हैं। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1965 में किसे दिया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ध्यान रखिएगा, साहित्य का पेपर में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो कौन सा है, तो ध्यान रखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार है। सबसे पहले ये पुरस्कार जो है ये किसे दिया गया था? जी शंकर कुरूप, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, श्रीमती आशापूर्ण देवी। ये चारों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सही आंसर हो जाएगा किसे दिया गया था? जी शंकर कुरूप को। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 1965 में मलयालम भाषा के लिए, मलयालम भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो मानक भाषाएं हैं उनसे संबंधित मलयालम भाषा के लिए जो है जी शंकर कुरूप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, ध्यान रखिएगा। सुमित्रानंदन पंत जो है इनका भी पेपर में आता है क्वेश्चन। चिदम्बरा दोस्तों, कौन सा? चिदम्बरा, सुमित्रानंदन पंत। चिदम्बरा के लिए पहली बार हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? हिंदी के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले सुमित्रानंदन पंत को मिला था, उनकी रचना चिदम्बरा के लिए। आशापूर्णा देवी पहली महिला है। श्रीमती आशापूर्णा देवी जो है वो फर्स्ट महिला है, ध्यान रखेंगे। आशापूर्णा देवी पहली महिला जिनको ये पुरस्कार दिया गया था। ये बांग्ला के लिए जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया। आप सबके लिए तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। रिपीट करता हूँ, भारत का साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा हो गया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। सबसे पहले किसे दिया गया? जी शंकर कुरूप को। किस भाषा के लिए? मलयालम में। सुमित्रानंदन पंत हिंदी भाषा में। चिदम्बरा के लिए इनको पुरस्कृत किया गया, पहले हैं ये, फर्स्ट हिंदी में फर्स्ट सुमित्रानंदन पंत। श्रीमती आशापूर्णा देवी पहली महिला जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पंजाब सीमा आयोग का गठन कब किया गया? पंजाब सीमा आयोग का गठन कब किया गया था? 23 अप्रैल 1966, 31 मई 1966, 3 मार्च 1966 या 18 सितंबर 1966। पंजाब सीमा आयोग का गठन जो है जेसी शाह की अध्यक्षता में किया गया था। जेसी शाह की अध्यक्षता में, ये इसको शाह आयोग के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 23 अप्रैल 1966 को जेसी शाह आयोग का गठन किया गया था या पंजाब सीमा आयोग का गठन होता है, ऑप्शन ए। इस आयोग ने जो है अपनी रिपोर्ट कब पेश करी थी? तो इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 31 मई 1966 को पेश करी थी। हरियाणा पंजाब पुनर्गठन जो विधेयक है ये कब पारित होता है? ये सदन में पेश किया जाता है 18 सितंबर 1966 को।
कौन इसको पेश करते हैं? तो उस समय भारत में जो गृह मंत्री थे गुलजारी लाल नंदा, तो गुलजारी लाल नंदा जो हैं इस विधेयक को पेश करते हैं, गुलजारी लाल नंदा लोकसभा में। और विधेयक जो है कब पारित हो जाता है? तो आप सबको ध्यान रखना है, हरियाणा पंजाब पुनर्गठित होते हैं, हरियाणा गठन एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आ जाता है 1 नवंबर 1966 को। पंजाब सीमा आयोग 23 अप्रैल 1966 को गठित होता है, 31 मई 1966 को अपनी रिपोर्ट पेश करी थी। विधेयक पेश किया गया था 18 सितंबर 1966 को गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? पहला ऑप्शन हो गया है विलियम बेंटिक, कैनिंग, माउंटबेटन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। यहाँ आप सबको एक पॉइंट को ध्यान रखना है, भारत में सबसे पहले बंगाल में आते हैं और हम सबको पूछा ये जाता है पेपर में कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, उसके बाद बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, उसके बाद बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन था। फिर होगा भारत का अंतिम वायसराय कौन था और आज़ाद भारत का पहला भारतीय कौन था। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 बंगाल के 2 भारत के, इस तरीके से 6 क्वेश्चन जो है यहाँ से अलग अलग बन सकते हैं। अगर आप सबसे पूछेगा कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, भारत का पहला गवर्नर जनरल अगर आप सबसे पूछा जाए कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिक था। क्या आंसर कर दोगे दोस्तों? विलियम बेंटिक जो है ये आंसर कर देना है। 1833 का चार्टर एक्ट पास करके भारत का पहला गवर्नर जनरल बन जाता है। गवर्नर जनरल कौन? बेंटिक, भारत का गवर्नर जनरल हो गया। उसके बाद अगर आप सबसे पूछेगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय, यहाँ लिखता हूँ गवर्नर जनरल लास्ट और फर्स्ट वायसराय, गवर्नर जनरल लास्ट और फर्स्ट वायसराय। इस पॉइंट को माइंड में सेट कर लीजिएगा, ये 100% पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। लास्ट टाइम यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। लास्ट गवर्नर जनरल और पहला वायसराय, ऐसा होता है 1857 की क्रांति के बाद भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन था दोस्तों? कैनिंग। कौन था दोस्तों? कैनिंग। कैनन बंदूकें, गोलियां, इस तरीके से तोप होती हैं, तो 1857 की क्रांति में वो चली। तो आप देख सकते हैं अंतिम गवर्नर जनरल, पहला वायसराय कौन बना था? कैनिंग। पहला गवर्नर जनरल कौन था जिसके हाथ में बैट था? बेंटिंग था, बैटिंग करने उतरा था पहला बन के, तो बेंटिंग हो गया है। ये वायसराय फर्स्ट हो गया। अब यहाँ इस क्वेश्चन पे आ जाओ, अंतिम वायसराय पूछा है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो माउंटबेटन। माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। और सी राजगोपालाचारी जो है ये भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय है। ये ध्यान रखना है आप सबको, भारतीय, ये भारतीय हो जाएगा, आप सब ध्यान रखेंगे। और इसके आगे लिख देते हैं आज़ाद भारत का, स्वतंत्र भारत का पहला और अंतिम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। आई होप मेरी बात आप सब समझ पाए हैं। भारत का पहला गवर्नर जनरल बेंटिंग, लास्ट गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कैनिंग, अंतिम वायसराय माउंटबेटन, आज़ाद भारत का पहला और अंतिम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय मिहिर सेन, राकेश शर्मा, AR रहमान, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। तो मैंने इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बहुत आसान कर दिया है। राकेश शर्मा, बिना सोचे आप सब आंसर कर देंगे। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। मिहिर सेन जो है वो इंग्लिश चैनल को पार करने वाले, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले फर्स्ट भारतीय हैं। ये भी आप सब ध्यान रख सकते हैं, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद बड़खल झील किस जिले में स्थित है? बड़खल झील किस जिले में स्थित है? फतेहाबाद, रोहतक, फरीदाबाद और गुरुग्राम। दोस्तों बड़खल झील 1947 में बनाई जाती है। बड़खल झील हरियाणा में कहाँ स्थित है? फरीदाबाद में स्थित है। सिंचाई पर्पज के लिए इसको बनाया गया था। पेपर में आता है 2 टीलों को काटकर या जोड़कर बनाई गई झील कौन सी है? बड़खल झील 1947 में बनाई गई थी। कहाँ पे स्थित है ये? फरीदाबाद जिले में स्थित है बड़खल झील। ऑप्शन सी अपना इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, बड़खल झील। गुरुग्राम में कौन सी हो जाएगी? सुल्तानपुर और फर्रुखनगर जो है ये कहाँ पे है दोस्तों? दोनों के दोनों गुरुग्राम में। और दमदमा झील कहाँ पे है? गुरुग्राम में। सबसे बड़ी प्राकृतिक झील के रूप में इसको जाना जाता है दमदमा झील, गुरुग्राम। ऑप्शन डी में इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी 1947 में। नेक्स्ट है 2022 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? 2022 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? स्वांते पाबो, कैरलिन आर बैल्टोजी, मॉर्टन मेल्डल और के बेरी शार्पलस। दोस्तों इस ऑप्शन से मैंने आप सबको 2 बता दिए हैं नोबेल पुरस्कार।
2022 में चिकित्सा का नोबेल जो है स्वांते पाबो को दिया गया, इसको आप सब ध्यान रख लें। स्वांते पाबो को चिकित्सा का नोबेल दिया गया था, मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया नोबेल। नोबेल आप सबको पता है सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है नोबेल प्राइज। अब जो आप तीन ऑप्शन देख पा रहे हैं ये तीनों केमिस्ट्री रसायन में दिए गए हैं, ये तीनों केमिस्ट्री में दिए गए हैं। देखो याद करने का थोड़ा सा तरीका है। पहला मोर्टन मेटल, इसको ना मेल्डल के बजाय मोर्टन मतलब क्या होता है, पिघला हुआ धातु। ये धातु अधातु मेटल नॉन मेटल किस में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो मोर्टन मेल्डल हो गया है यहाँ पे, मोर्टन मेल्डल। शार्प, धातु जो होता है वो क्या होता है, नुकीला होता है, शार्प होता है, तो ये भी क्या हो गया, शार्प प्लस, ये भी केमिस्ट्री के क्षेत्र में हो गए हैं। और कैरोलिन आर बेल्ट्रोजी, तो ये थोड़ा सा आप सब ध्यान रखेंगे, इनको केमिस्ट्री में दिया गया है। और स्वांते पाबो को चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है नोबेल पुरस्कार वर्ष 2022 का। नेक्स्ट अगर आप क्लास लगातार पेपर तक देखेंगे तो हम लोग धीरे धीरे करके इन सभी को शामिल कर लेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके बाद भारत में पहली बार नियमित जनगणना जो है के समय भारत का वायसराय कौन था। लास्ट टाइम पेपर में पूछा था बंगाल विभाजन के समय भारत का जो है गवर्नर जनरल या वायसराय जो है कौन था। अभी पूछा है नियमित जनगणना के समय कौन था। पहली बात, भारत में जनगणना सबसे पहले कब होती है, 1872 में होती है। और ये जो पॉइंट है नियमित जनगणना जो है ये कब होती है, 1881 में होती है। नियमित जनगणना कब हुई थी दोस्तों, 1881 में। दोनों का आप सब ध्यान रख सकते हो। 1872 में जो है मेयो के समय में भारत में जनगणना होती है। मेयो के समय, लॉर्ड मेयो उस समय भारत का जो है वायसराय था। और 1881 में नियमित जनगणना के समय कौन था दोस्तों, रिपन। रिपन जो है वो भारत का वायसराय था। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कर्जन के समय में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। कर्जन के समय में क्या हुआ था दोस्तों, तो बंगाल विभाजन जो है, या यूँ पूछा जाए आप सबसे कि बंगाल विभाजन के समय भारत का जो है वायसराय कौन था, तो आप सब क्या आंसर कर देंगे, तो बंगाल विभाजन के समय जो है कर्जन भारत का वायसराय था। और दोनों तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, तो आप सब जो है अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चनों को माइंड में रख सकते हैं और ध्यान रख सकते हैं। इसका मतलब है कर्जन 1905 में भारत का वायसराय था। 1899 से लेकर 1905 तक ये भारत का वायसराय रहा था। रिपन जो है 1880 से लेके 84 तक भारत का वायसराय रहता है। मेयो 1872 में नियमित जनगणना जब हुई थी तो मेयो भारत का वायसराय था। एक ऑप्शन आप लैंसडाउन देख पा रहे हैं, इसमें लैंसडाउन जो है भारत का वायसराय रहता है 1888 से लेकर 1894 तक। इसके समय की एक महत्वपूर्ण घटना है और एक यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक सीमा है, इस सीमा को कहा गया था डुरंड रेखा। क्या कहा गया था दोस्तों, डुरंड रेखा ये सीमा है भारत और अफगानिस्तान के बीच। अब ये रेखा जो है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, डुरंड रेखा है। ये डुरंड रेखा निर्धारित जब की गई थी तो भारत का वायसराय जो है लैंसडाउन था। लैंसडाउन आप समझते हैं जमीन पे उतरा और एक रेखा बना दी, वो डुरंड रेखा कहलाई थी। क्या रेखा कहलाई थी दोस्तों, डुरंड रेखा के नाम से उसको जाना गया। ये भारत और अफगानिस्तान के मध्य की सीमा थी डुरंड रेखा, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हो गई है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद स्वतंत्र भारत में पहली बार पंजाबी सूबे की मांग किसने की थी। आज़ाद भारत में अलग से हरियाणा राज्य के गठन के बाद, आज़ाद भारत में यानी भारत आज़ाद होता है 1947 में, उसके बाद की बात है। तो दोस्तों उसके बाद 1948 में सबसे पहले अजीत पत्र में इसकी मांग उठाई गई थी, अजीत पत्र में। तो अब थोड़ा सा आइडिया आप सबको लेना है। अजीत पत्र 1948 में भीमसेन सच्चर, यहाँ से सच्चर फॉर्मूला आता है। 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फॉर्मूला लागू होता है। 2 भागों में बांटा जाता है पंजाबी सूबे को, एक हिंदी क्षेत्र और एक पंजाबी क्षेत्र। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सबको मैं यहाँ से बता दूँ, हिंदी में जो है शिमला और कांगड़ा को शामिल किया जाता है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि हिंदी क्षेत्र में जो है सच्चर फॉर्मूले के अनुसार हिंदी भाषी क्षेत्र में जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले को, शहर को शामिल किया गया, तो शिमला और कांगड़ा आप सब जो है ध्यान रखेंगे। और पंजाबी भाषी क्षेत्र तो भीमसेन सच्चर हो गया है। दूसरा श्री राम शर्मा, मास्टर तारा सिंह, चौधरी देवीलाल। सही आंसर है मेरे दोस्त मास्टर तारा सिंह जो है, मास्टर तारा सिंह ने आज़ाद भारत में पहली बार पंजाबी सूबे की मांग की थी अपने पत्र अजीत में। पहली बार पंजाबी सूबे की मांग अजीत पत्र में मास्टर तारा सिंह ने की थी। तो ऑप्शन सी अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इसके बाद किस ग्रह को पीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, यानी कलर पीला होता है, दिखने में ये पीले रंग का होता है, इसलिए इस ग्रह को पीला ग्रह भी कहते हैं। बृहस्पति, शुक्र, बुध और शनि। बृहस्पति यानी जुपिटर, शुक्र यानी वीनस, मरकरी बुध हो गया है, और शनि जो है इसका नाम क्या, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, सैचुरन। तो बृहस्पति जो है वो आप सबको पता सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति सबसे बड़ा है, जबकि बुध जो है वो सबसे छोटा है। पेपर में आएगा कि सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा है, तो आप क्या आंसर कर देंगे, बुध ग्रह सूर्य के नज़दीक है। और
पृथ्वी के नज़दीक कौन सा है दोस्तों, तो शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। बुध जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक है, शुक्र पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। दोनों पॉइंट आप सबको ध्यान रखने हैं। पीले रंग की वजह से पीला ग्रह कह दिया है किसको, शुक्र को। ऑप्शन बी जो है अपना इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा, शुक्र ग्रह जो है ये सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह भी है, चमकीला भी है, गर्म भी है। जो जितना गर्म उतना ही ज़्यादा चमकीला, तो सबसे गर्म ग्रह भी है, सबसे चमकीला ग्रह भी इसे कहा जाता है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से। लास्ट टाइम जो है 82.5 डिग्री पूरे देशांतर पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो अभी हम सब इस कर्क रेखा वाले टॉपिक को यहाँ से कर लेते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने जो हैं राज्य उनसे पास होती हैं, 5, 8, 3 और 9। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से बिल्कुल मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती। आप थोड़ा सा इस पॉइंट को ध्यान रख सकते हैं, लिख भी सकते हैं, गमछा लिखा है मैंने और छार लिख दिया है और मित्र, और उसके बाद है पर मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप सब ध्यान रखेंगे, गुजरात से गमछा, इस मैं से मध्य प्रदेश, इस छा से जो है आप लोग लिख सकते हैं छत्तीसगढ़, उसके बाद छार से झारखंड। वैसे एक बार आप सबको बताने की आवश्यकता है, ये भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। इस मी से दोस्तों क्या हो जाएगा, मिजोरम। इस तरह से क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। और इस पै से क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। और इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसे राजस्थान से जो है कर्क रेखा गुजरती है। ये कर्क रेखा भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। 8 राज्यों से ये रेखा जो है पास होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सबको ध्यान रखना है, कर्क रेखा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ अभी इसके बाद। 1857 की क्रांति में रानिया से किसने नेतृत्व करा था। यहाँ से तो पेपर में क्वेश्चन आना ही है। 1857 की क्रांति से अहमद अली व गुलाम अली, अकबर अली, थानू सिंह, नूर मोहम्मद खान। दोस्तों आप सबको पता है सिरसा जो है पहले रानिया रियासत का हिस्सा होता था। तो मैं एक पॉइंट लिखता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सिरसा, रानिया जो है, रानिया सिरसा का नूर है, रानिया सिरसा का नूर है। बस यही एक लाइन बोलनी है। रानिया पड़ता सिरसा में है, सिरसा रियासत का हिस्सा, रानिया जो रियासत का हिस्सा होता था सिरसा। तो यहाँ से ये हो गया है रानिया सिरसा का नूर है। तो नूर मोहम्मद खान जो हैं इन्होंने रानिया से नेतृत्व करा था। धानू सिंह को याद करो मेरे दोस्तों, धन होता है, क्या होता है, धन। धन कहाँ होगा, जहाँ पे है इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा। और हरियाणा का ऐसा ज़िला जिसमें सबसे ज़्यादा उद्योग हैं, नाम है फरीदाबाद। सबसे ज़्यादा उद्योग कहाँ पे दोस्तों, फरीदाबाद में हैं। तो फरीदाबाद से नेतृत्व करा था धानू सिंह ने। पटौदी में नवाब होते हैं, नवाब था अकबर। तो पटौदी से किसने करा था, अकबर अली ने। फर्रुख नगर गुरुग्राम में पड़ता है, फर्रुख नगर। और फर्रुख नगर से किसने क्रांति का नेतृत्व करा था, अहमद अली व गुलाम अली ने। रानिया सिरसा का नूर मोहम्मद खान। धानू मतलब धन, जहाँ इंडस्ट्री होगी, फरीदाबाद से धानू सिंह ने। पटौदी से अकबर अली। फर्रुख नगर स्पेशल ट्रेन चला दी थी नमक के लिए, और नमक जब गुलाम हुआ था भारत तब नमक तोड़ो आंदोलन भी तो बनाया था, नमक कानून तोड़ो। तो अहमद अली और गुलाम अली फर्रुख नगर से। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद, किस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। पहला ऑप्शन है दामोदर, कोसी, शारदा और महानदी। दोस्तों दामोदर नदी जो है, दामोदर नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी बहती है। तो ये बात तो कंफर्म है कि बिहार का शोक इसे नहीं कहा जाएगा। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। तो ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे इसका बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, दामोदर नदी झारखंड से इसका उद्गम होता है और ये अपना पूरा पानी इकट्ठा करके बंगाल में लेके जाती है, जहाँ पे बाढ़ का कारण बनती है। तो बंगाल का शोक जो है दामोदर को कहते हैं। बंगाल का शोक किसको कहते हैं, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। शारदा और महानदी हीराकुंड बांध परियोजना पेपर में आता है। हीराकुंड जो है किस नदी पर है, तो हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, बिहार का शोक किसको कहते हैं, तो बिहार का शोक कोसी को कहते हैं। ऑप्शन बी, बंगाल का शोक किसे कहते हैं, दामोदर नदी को कहते हैं। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है, तो महानदी उड़ीसा में है। महानदी उड़ीसा में हीराकुंड बांध परियोजना है। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद, ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी दोस्तों, तो राजा राम मोहन राय ने।
राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी? मोहन राय, राजा राम मोहन राय, ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। कब करी थी? 40 में, 75 में, 28 में। तो इन्होंने इसकी स्थापना जो है 20 अगस्त 1828 को करी थी। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। दोस्तों कहाँ पे करी थी? कलकत्ता में करी थी। कलकत्ता में स्थापना करते हैं। 1875 वाला ऑप्शन भी नोट कर लीजिएगा। 10 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है किसकी स्थापना करी थी? आप समझ गए हैं, आर्य समाज की। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को करी थी। और 20 अगस्त 1828 को जो है ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने करी थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा जो है 1880 में रेवाड़ी में स्थापित करी थी। दोस्तों रेवाड़ी में शाखा जो है वो स्थापित करी थी। यहाँ से एक पॉइंट और याद कर लो दोस्तों, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के द्वारा, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और कब दोस्तों? 1 मई 1897 को जो है इसकी स्थापना की जाती है। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन 1897, ब्रह्म समाज 20 अगस्त 1828, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती 10 अप्रैल 1875 आर्य समाज की स्थापना करते हैं। लास्ट वन क्वेश्चन है, आगरा उच्च न्यायालय की स्थापना जो है कब की गई? आगरा उच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों अंग्रेज जो हैं एक हाई कोर्ट का अधिनियम लेके आए थे। हाई कोर्ट अधिनियम कब लेके आए थे? 1861 में लेके आए थे। इस अधिनियम के तहत जो है पुराना जो सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट, पहला सुप्रीम कोर्ट जो है कलकत्ता में स्थापित होता है 1774 में। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ध्यान रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है 1773 में इसकी स्थापना होती है। सर एलिजा इम्पे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे, इम्पे, कलकत्ता में। यानी जितने भी हाई कोर्ट जो थे उनको निरस्त कर दिया गया 1861 के इस हाई कोर्ट उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत। 3 हाई कोर्ट स्थापित किए गए 1862 में। 3 प्रेसिडेंसी कहाँ कहाँ थी? मुंबई, मद्रास यानी चेन्नई, और तीसरा मुंबई, मद्रास, चेन्नई, और तीसरा क्या है दोस्तों? कलकत्ता। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में 3 प्रेसिडेंसियाँ, तीनों में 1862 में उच्च न्यायालय आया, जबकि आगरा उच्च न्यायालय 1866 में स्थापित होता है, जिसे कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? 1875 में इलाहाबाद। तो आज हमसे पूछा जाएगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब होती है, तो 1866 आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय अधिनियम कब आया? 1861 में। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना कब होती है? 1872 में। भारत का पहला उच्चतम न्यायालय कब स्थापित होता है? 1774 में। कहाँ? कलकत्ता में। किस अधिनियम के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ध्यान रखेंगे, वर्तमान में हाई कोर्ट संख्या में पूछेगा दोस्त कितने हैं? 25 हैं। वर्तमान में हाई कोर्ट कितने हैं संख्या में? तो 25 हाई कोर्ट हो जाएंगे। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश इसके तहत आते हैं, और वर्तमान में हरियाणा, भारत में कुल मिला के जो हैं 25 हाई कोर्ट हो गए हैं। तो ये आज का था। कल के डोज के लिए फिर से तैयार रहिएगा, और आई होप आप सबके लिए क्लास हेल्पफुल रहेगी। जाते जाते वीडियो को सब लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।